हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे। थर्ड यूनिट 11th क्लास की लॉज ऑफ मोशन का। ओके, अभी तक हम 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हमारा 13th क्वेश्चन है। हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ये 2020 में पूछा हुआ है। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन डिसेंडिंग कर रही है। डिसेंडिंग का मतलब है कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड। टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ ए पर्सन इन द एलिवेटर, ड्रॉप ए कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। जैसे ही ये एलिवेटर है नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो जैसे ये नीचे मूव करना शुरू करती है तो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ होता है। वो क्या करता है, कॉइन को नीचे फेंकता है, एक कॉइन को नीचे छोड़ता है। The coin is 144 meter above the ground of the elevator at the time it is dropped. तो कॉइन की हाइट क्या थी जब वो फेंका गया? 1.44 मीटर। द पर्सन ऑब्जर्व्स द कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 0.6 सेकेंड। इसने हमें बता दिया इसका डिस्टेंस ये था, टाइम ये था। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर ये है। तो ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगी एलिवेटर की, हमें बताना है। 2 है, 8, 4, 10। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये हमें बताना है। चलो तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक एलिवेटर है। ठीक है, ये एक इंसान है जो इसमें खड़ा हुआ है। ये क्या करता है, इसके पास एक कॉइन होता है, ये इस कॉइन को ड्रॉप करता है। इस कॉइन की जो हमें हाइट गिवन है वो है 1.44 मीटर। ओके, और ये जितना टाइम लेता है वो है 0.6 सेकेंड। ये लेता है ये टाइम इसको स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, कितना टाइम लेता है? 0.6 सेकेंड। तो जो ये टॉप तो हमसे पूछा गया है, और ये एक्सेलरेटर क्या है, नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है। इस पर जी भी, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन भी किधर है? नीचे की तरफ है। इतना आ गया होगा आपको समझ में? ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सा टॉपिक है? रिलेटिव मोशन का। ये जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। ठीक है, और अगर हम इसको और बारीकी से देखें तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। मोशन अंडर ग्रेविटी इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। चलो क्वेश्चन को तो हम करते हैं, उससे पहले एक कंसेप्ट बताओ मुझे। अगर लिफ्ट है वो स्टेशनरी है, इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी, बताओ अब क्या होगा? अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो हमें पता है कि जो हमारी जी की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, बट हमारा ए का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या आप बता सकते हैं? अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी? तो जी की वैल्यू रहेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड। बट अगर लिफ्ट स्टेशनरी नहीं है तो बताओ क्या होगा? यहाँ पे हमें बोला गया कि हमारी लिफ्ट डिसेंडिंग कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो अब बताओ जी सेम रहेगा ये डिफरेंट होगा? मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे, बताओ। यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 नहीं रहेगी। यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आएगा जी इफेक्टिव का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ए है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, हमें अब क्या निकालना होगा? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये कैलकुलेट करना है। 1.44 मीटर है डिस्टेंस। चलो तो
अब अगर हमारा लिफ्ट है वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, एक सेकेंड, नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इनिशियल हाइट ऑफ द height of coin above the floor, coin above floor of the lift, मैं इतना ही लिख देती है, ठीक है, वो हमारे पास हम लिखते हैं एस रिलेटिव से, और ये हमारे पास होगा 1.44 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। हमने कॉइन को क्या किया है, ड्रॉप ड्रॉप किया है, तो जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी इनिशियल हो क्या होगी, 0। जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उस टाइम रेस्ट में होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड। अब हमें ग्राउंड के रिलेटिव मतलब हमें एलिवेटर की एक्सेलरेशन भी पता होनी चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और अब हमें कॉइन की एक्सेलरेशन भी पता होनी चाहिए एलिवेटर की रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है, इतना आ गया समझ। तो एलिवेटर हमारे पास कैसे मूव करेगी, जी के अकॉर्डिंग मूव करेगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये है हमारे पास जी, इसका मोशन है डाउनवर्ड। और कॉइन है वो लिफ्ट के अंदर हवा में है ना, वो किससे मूव कर रहा है हमारे पास, सॉरी गलत कर गई, ये होगी एक्सेलरेशन एलिवेटर की, तो ये होगी ना। और कॉइन हमारे पास क्या है, हवा में है, हवा में है तो उसपे कौन सा फोर्स लग सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे ओनली जी का फोर्स लगेगा, और ये भी किधर है, ग्राउंड में। अब जो लिफ्ट है वो तो हमारी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, और जो हमारे पास कॉइन है वो क्या है, ग्रेविटी से मूव कर रहा है। तो अब हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन अब हम कॉइन की निकाल लेते हैं एलिवेटर के रेस्पेक्ट में। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आप उनकी पहले स्पेसिफिक वैल्यू ऐसे लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू में, ठीक है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम लिख देते हैं ए रिलेटिव ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्लोर, एलिवेटर फ्लोर के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास हो रही है। तो ए रिलेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जी माइनस बी, ठीक है, इतना आ गया हमें समझ, ठीक है। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वेयर। इतना आ गया आपको समझ में। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो ए रिलेशन भी आएगा और यू रिलेटिव ही आएगी ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये नीचे मूव करता है, हमने, मैं बता रही हूँ कि हमने जी इफेक्टिव क्यों लिया, कि जैसे जैसे नीचे मूव करता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कॉइन का डिस्टेंस क्या जाता है, बढ़ता जाता है। कॉइन नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे जी इफेक्टिव लाते हैं, समझ रहे हो। मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम जी इफेक्टिव का कंसेप्ट लेते हैं, वरना हम जी एक्सेलरेशन ले लें, पर हमारे पास तो उस पर सही आंसर नहीं आएगा फिर। तो जी एस रिलेटिव है हमारे पास 1.44 मीटर, इज इक्वल टू यू रिलेटिव 0 है, प्लस हाफ ए रिलेटिव है मेरे पास, ये रहा जी माइनस ए इंटू टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वायर किसके इक्वल, टी की वैल्यू थी ना हमारे पास, कितनी थी, टी की वैल्यू है 0.67, ये है हमारे पास 0.6 सेकेंड, क्योंकि निकालनी तो हमें एक्सेलरेशन है ना, तो 1.44 और ये हमारे पास 0.6 सेकेंड, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 इज इक्वल टू जी माइनस ए, ठीक है।
2 डेसिमल यहाँ है, 2 डेसिमल यहाँ है। तो g माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल हो गया है? 8 के। ठीक है, और g की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आ गया है समझ में आप लोगों को कि जब अगर हमारी लिफ्ट रेस्ट में है तो हम लोग क्या लेते हैं? जी लेते हैं, जी इफेक्टिव नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी लिफ्ट ही रेस्ट में है तो डिस्टेंस इंक्रीज कैसे होगा? नहीं होगा ना। अगर हमारी लिफ्ट मूव करेगी तो डिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें जी इफेक्टिव लेना होता है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 13 था। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। पहले स्क्रीन लॉक करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एसटेट 2021 में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, वो रेस्ट में है हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो उसकी यू क्या हो गई? 0। अरे, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है? वैल्यू 0.1। चलो मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है? हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास है m। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.1। ओके, और मास इसका है 2 किलोग्राम। ठीक है, आगे क्या कहता है ये हमें? ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस पे यहाँ पे ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स है वो अप्लाई कर दिया। अगर मैं इस पे 3 न्यूटन, चलो पहले ये पढ़ते हैं। The speed of the block after it has moved a distance of 9 meter will be। अब ये ब्लॉक में कितना स्पीड हमने तो ये मूव करा और इसने कितना मीटर? 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और ये ब्लॉक यहाँ आ गया फोर्स लगने के बाद। इतना है आप लोगों को समझ आया? अगर हम इस वाली सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे डाउनवर्ड को फोर्स लगेगा mg और उसका नॉर्मल रिएक्शन जाएगा n। इतना आ गया आप लोगों की समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए, और ये टॉपिक कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है? ये फ्रिक्शन से। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं एक चीज बताती हूँ आपको। सबसे पहले होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब रखते हैं? कि जैसे ये सरफेस है और ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जब तक रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, मैं इसको इधर से धक्का लगा रही हूँ, धक्का लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है हम दीवार के धक्का लगा रहे होते हैं, धक्का लगा रहे होते हैं दीवार को मूव करने के लिए। दीवार मूव नहीं कर सकती ना। एक हमारे पास 100 kg का बॉक्स है। ठीक है, मैं उसको अपने हाथ से पुश कर रही हूँ, धक्का लगा रही हूँ, धक्का लगा रही हूँ, वो मूव नहीं करेगी। तो उस टाइम जो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैं उस पर इतना फोर्स लगा दूं, इतना फोर्स लगा दूं तो वो मूव करने लगे। तो जिस टाइम वो मूव करने लगेगी, जिस टाइम वो मूव करने लगेगी, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा? हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन में। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा? हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन में। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जिसके बाद वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। अब अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, तो जब बॉडी मूव कर रही है उस टाइम जब हम उसे मूव करने के लिए धक्का लगाते हैं, पुश देते हैं, फोर्स देते हैं, तो वो हमें क्या करना होता है? बहुत कम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में जब हमारी बॉडी स्लाइड करती है ना दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तब ये अराइज होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक रुके हुए बॉक्स को चलाने के लिए
ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है विद इन कंपैरिजन टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमने जाना जो म्यू के की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है म्यू एस की। तो मैक्स यहाँ इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और एक बार अगर हमने इसको बॉडी इस बॉक्स को क्या दिया, हमने बॉक्स को इतना फोर्स दे दिया कि ये मूव करने लगे, ठीक है, तो वो क्या करने लगेगा, तो वहां पे हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेमेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड तरह का और होता है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन बताओ कब आता है, जरा सोचो आप। ये जब हम स्फेरिकल या सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हमारा ये वाला फ्रिक्शन अराइज होता है जो मोशन का अपोज करता है। ठीक है, ये वाला जो होता है वो बहुत कम होता है स्लाइड से और स्टैटिक से और काइनेटिक से। तो जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक होती है, उसके बाद होता है हमारे पास काइनेटिक, और उसके बाद होता है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। आगे इतना अपने पास, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक, काइनेटिक और फिर रोलिंग। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। इतना आ गया समझ में। आप आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन सा फ्रिक्शन कौन सा है। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। हमें वैल्यूज भी तो चाहिए होंगी ना, ये यहाँ लिखी हुई है वैल्यू। ठीक है, इतना ले लेती हूँ मैं स्क्रीन को। ठीक है, चलो तो अब ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कब तक मूव नहीं करेगा। आप मुझे बताओ कि अगर जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रही हूँ वो 3 न्यूटन है, ठीक है, 3 न्यूटन है, तो इट मींस ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कब तक मूव नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा आप बताओ मुझे पहले। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है। ठीक है, अगर मैंने जो फोर्स लगाया है, मैंने जो ये फोर्स लगाया है ये ग्रेटर देन है फ्रिक्शन फोर्स के, तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है कि नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैं एफ से डिनोट करती हूँ, ये होता है म्यू डॉट एन। और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एन इज इक्वल टू एम जी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया म्यू डॉट एम जी। अब मैं इन सब की वैल्यू लिखती हूँ। म्यू की वैल्यू है 0.1, एम की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 10। तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ गई, 2 न्यूटन। तो देखो हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं वो हमारे पास 3 न्यूटन है, जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो 2 न्यूटन है। तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल है वो ग्रेटर देन है एफ से। इट मींस हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम है। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, मूव। फिर उसने कहा कि ये मूव करते हुए हमारे पास 9 मीटर चला है। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है हमारे पास, इसने हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 9 मीटर, 9 मीटर ही था ना। हाँ, इसने हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल किया है 9 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल इतना है, फ्रिक्शनल इतना है, तो हमारे पास नेट फोर्स उस पर लग कितना रहा है। क्यों, क्योंकि हम तो 3 न्यूटन दे रहे हैं और फ्रिक्शन वापस में 2 न्यूटन वापस दे रहा है, तो आगे टोटल फोर्स कितना जाएगा, 1 न्यूटन। तो एफ नेट कितना हो गया, 3n माइनस 2n इज इक्वल टू n। इतना समझ आया, 1 न्यूटन का फोर्स आया हमारे पास, n मतलब 1n। ओके, इतना आ गया। और हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी नेट फोर्स होता है वो हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक इसके इक्वल आ गया एफ नेट अपॉन एम। एम हमारे पास क्या था, एम क्या था, एम हमारे पास था 2 kg, एम था हमारे पास 2 kg। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए आ गया हमारे, हमें यू क्या था हमारे पास 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेस्ट में था स्टार्टिंग में। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा था, मतलब एस ले लो डिस्टेंस को, एस था हमारे पास 9 मीटर। ठीक है,
तो हम यहाँ से अपनी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं कि किस स्पीड से वो 9 मीटर पे गया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u 0 है तो u इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू की हमारे पास 0.5 और इसकी वैल्यू की हमारे पास 9। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 5 ये 10 आएगा तो 2 5 से 10, 5 से 5 ये हमारे पास आया 9। v स्क्वायर है 9, v आया हमारे पास 3 3 जा 9। अभी हमारे पास मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं है? 3 ना, 3 हाँ ये रहा। इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। हमें पहले ये देखना है कि हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वहां से माइनस करके हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा, वहां से हमें एक्सेलरेशन निकाल के वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि ब्लॉक की स्पीड क्या होगी जो वो इतने मीटर चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलो तो ये वाला फिर से फ्रेम का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हम अब इसको इजीली अपने आराम से करेंगे, तो चलो करते हैं। ए पार्टिकल इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू फ्रेम S1 एंड S2। एक पार्टिकल था हमारे पास, हमने उसको S फ्रेम से ऑब्जर्व किया एंड देन हमने उसको S2 फ्रेम से ऑब्जर्व किया। द फ्रेम S2 इज एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू S1। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा S2 है वो एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू S1, ठीक है। हमने एक पार्टिकल को S1 से देखा, S2 से देखा, फिर हमने कहा कि जो S2 है वो S1 से एक्सेलरेट कर रहा है। लेट F1 एंड F2 बी द फोर्स ऑन द पार्टिकल। जो पार्टिकल है उस पर हमारे पास S1 में तो F1 फोर्स लग रहा है, S2 में हमारे पास F2 फोर्स लग रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है मान लो A एक्सेलरेशन से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है कौन से जो ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कहां से आ रहा है? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखा आपने, इस टॉपिक से हमसे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम ये हमारे पास क्या है S1 फ्रेम है, ये हमारे पास क्या है S2, ये S1 है, ये क्या है S2 है और S1 A2 इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है x2 S1 के रेस्पेक्ट में। एक बार हमने पार्टिकल को S1 से देखा है, एक बार हमने पार्टिकल को S2 से देखा है, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास अगर किसी भी फ्रेम में जो टोटल फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा? तो टोटल फोर्स ऑब्जर्व्ड कैसे लिखूं? इन दोनों का देख के देखना ना, मतलब पहले मैं एक फ्रेम का लेती हूँ, ठीक है। टोटल फोर्स ऑब्जर्व इज वेक्टर सम ऑफ, तो जैसे एफ ऑब्जर्व है, ये अब बताओ आप एक फ्रेम में कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? क्या तो एक हमारे पास रियल फोर्स होता है, एक हमारे पास शूडो फोर्स होता है, ठीक है। तो ये दोनों का वेक्टर सम होगा रियल फोर्स का प्लस एफ शूडो फोर्स। इतना आ गया समझ में आपको, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व फोर्स होता है किसी भी फ्रेम में, ठीक है, और ये जो ऑब्जर्व फोर्स होता है किसी भी फ्रेम में, जो ऑब्जर्व फोर्स होता है किसी भी फ्रेम में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? और एक्सेलरेशन, और वो किसकी? पार्टिकल की। पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, उसको हम मेजर कहाँ करेंगे? मेजर रिलेटिव टू दैट फ्रेम, रिलेटिव टू वो जो हमारा स्पेसिफिक फ्रेम है ना, जो ऑब्जर्व हमारे पास फोर्स होता है। सबसे पहले हमें ये पता लगा कि किसी भी अगर फ्रेम पे फोर्स लग रहा है तो दो तरह का होता है, रियल और शूडो, ठीक है। और जब हम ऑब्जर्व फोर्स को देखते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक फ्रेम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अपना S1 लूं तो यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल की एक्सेलरेशन लूं, पार्टिकल एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू S1, ये हमारे पास A1 हो जाएगी और S2 के रेस्पेक्ट में हमारे पास A2 हो जाएगी। इतनी समझ आ गई हमें? A1 A2, ठीक है। अब यहाँ से हमें इतना पता लग गया कि F ऑब्जर्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और हमें पता है S2 है वो एक्सेलरेट कर रहा है S1 के रेस्पेक्ट में,
S2 है वो S1 के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें क्या बताती है, ये बताती है, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम रिलेटिव यूजिंग रिलेटिव एक्सेलरेशन फॉर्मूला, तो मैं क्या कर रही हूं, मैंने क्या लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम 2, ठीक है। ये अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगी, बताओ। ये हमारे पास आएगी A1 है, उसमें से जो हमारे पास एक्सेलरेशन है टू विद रिस्पेक्ट टू 1 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पार्टिकल A2 की S2 के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। A1 है हमारी S1 फ्रेम के अंदर, A2 है हमारी S2 फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें S2 फ्रेम के अंदर निकालनी है पार्टिकल की, तो हम A1 जो उसकी S1 में से है और वो जितना एक्सेलरेट होके जो एक्सेलरेशन आ रही है उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए हो रही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हम इसको लेके चल रहे हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। ये हमारे पास क्या आई है आप बताओ, ये है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम फ्रेम 2, फ्रेम 2 कह रही सॉरी, फ्रेम S2, ठीक है। S2 की जो एक्सेलरेशन है वो S1 से कैसे रिलेट है ये हमें बता रहा है। तो S2 की जो एक्सेलरेशन को हम S1 से रिलेट करके लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको दोनों तरफ को क्या करते हैं, हमें फोर्स के बारे में बात करनी है ना, हम इन दोनों को क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m इंटू A2 इक्वल टू m इंटू A1 माइनस, अरे यहाँ आएगा ये, ठीक है। आ गया इतना समझ। इसको मैं F2 लिख सकती हूँ, मुझे F1 और F2 में रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इसलिए मैं सारा कुछ कर रही हूँ, ठीक है। माइनस M A21, अब ये क्वांटिटी हमारे पास जीरो नहीं हो सकती, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो F1 माइनस F2, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले गए, और इसको इधर ले आए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया M21 के। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो F1 माइनस F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इतना आ गया, और यहाँ से हमारे पास एक चीज और समझ आई, F1 इज नॉट इक्वल टू F2, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। F1 और यहाँ से एक कंडीशन है, F1 और F2 के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल कौन सा नहीं है, ये F1 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ से अगर हम क्लियर देखें तो ये एक ऐसी क्वेश्चन है जिसमें हम दोनों को बराबर दिखा रखा है कि F1 जीरो F2 जीरो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। पर हम और टॉपिक्स को भी एनालाइज कर लेते हैं, मतलब और ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले हमें कह रहा है F1 नॉट इक्वल टू जीरो और F2 नॉट इक्वल टू जीरो है। ये कह रहा है F1 भी जीरो के इक्वल नहीं है, F2 भी जीरो के इक्वल नहीं है। हाँ पॉसिबल हो सकता है, हमें ये गिवन है ना कि F1 और F2 इक्वल नहीं है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है F1 इज नॉट इक्वल टू जीरो और F2 इज जीरो, हाँ ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो इक्वल नहीं है ना। सिमिलरली हम 4 कह सकते हैं, ठीक है, और A21 की वैल्यू भी हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, तो m इंटू A21 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ ये भी है, ठीक है। आ रहा हो समझ में, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एस्टेट में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनर्शियल फ्रेम से। हमारे पास जो मेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सिंपली क्वेश्चंस कौन से हैं, अपेरेंट वेट के हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन से हैं, एक तो हमारे पास क्वेश्चन कौन से अपेरेंट वेट से आ रहे हैं, ठीक है। रॉकेट, लिफ्ट, और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए आ रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन किधर लगेगी, ठीक है। मेन क्वेश्चन तो सारे अभी तक यहीं से पूछे गए हैं।
ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, रॉकेट है वो क्लासिकल, रॉकेट प्रोपल्शन का वाला है, वो क्लासिकल एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ सॉरी लीनियर मोमेंटम की। ओके, अरे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अभी हमारे पास 2023 का क्वेश्चन है। इट मींस 2022 में इस यूनिट से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमें कह रहा है, राधा प्रेसिज हर फिजिक्स टेक्स्ट बुक अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद हर हैंड। मान लो राधा की जगह हम एक बुक लेते हैं, हम एक वर्टिकल हैंड से प्रेशर देते हैं। मान लो ये है ये हमारी क्या है, वॉल, ठीक है। इस पे ये हमारी बुक रखी हुई है, ठीक है। मैं अपने हैंड से इधर प्रेशर देती हूँ, तो आप देखोगे कि मैं प्रेशर बिल्कुल कम कर दूं, प्रेशर अगर बिल्कुल कम कर दूं तो बुक नीचे गिर जाएगी। और जितनी देर मैं प्रेशर दे के रखती हूँ, इतने यहाँ पे इसका वेट लगता है, और इसको मैनेज करने के लिए ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। अगर जैसे ही मैं हटाऊंगी, अपना हाथ हटाऊंगी, तो बुक क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी। बुक कैसे गिरेगी, नीचे गिरेगी। और इस बुक को बैलेंस करने के लिए हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू तब 0 हो जाएगी, ठीक है। उसका मतलब कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नहीं, हमारी बुक तब की तब नीचे चली जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस देते हैं, तो उस जगह पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता, अपोज नहीं करता मोशन का, और हमारी बुक गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो हमें पूछा गया है वो ये है कि ये हमारी वॉल है, वॉल पे बुक है, और इस हाथ से राधा ने इस पे प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुक। अब ये बुक क्या करेगी अगर हम हाथ हटाते हैं, ऐसे इस फोर्स को ऐसे समझना, इस तरह से आंसर देना होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है। मान लो मैं बाहर का एक्सटर्नल फोर्स हटाती हूँ, तो जो बॉडी का मोशन होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको मैनेज करने के लिए किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। आ गया समझ में, ठीक है। अगर ये हमारे पास बुक है, तो इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जब मैंने इधर फोर्स लगाया है, तो यहाँ पे एफ पुश लगेगा, जो मैंने लगा रखा है हैंड की वजह से जो हो रहा है, और इसका इस बुक के ऊपर क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। समझ गए, तो टोटल फोर्स इस पे ये लग रहे हैं, ओके। अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें, तो एन है वो एफ पुश के इक्वल होगा, ठीक है। और वर्टिकल का देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स mg के इक्वल होगा। आ गया समझ में, अब बताओ। और जो हमारे पास एक जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये नॉर्मल फोर्स, जब भी हम एफ लिखते हैं तो म्यू एन लिखते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स हमारे पास क्या करता है, अगर आप मुझे बताएंगे तो नॉर्मल फोर्स है वो डिटरमाइन करता है मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन की। एंड क्या डिटरमाइन करता है, मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट, और वो किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब तक एफ एस है वो ग्रेटर देन है mg के, तब तक ये बुक क्या है, नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है। समझ पा रहे हो, जब तक इक्वल टू और ग्रेटर देन है mg के, ये याद रखना। जैसे ये कम होगा तो गिर जाएगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड साथ में बता रही हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा कभी इस क्वेश्चन से ओरिएंट और दूसरा क्वेश्चन बन के आए ना, तो आप कर पाओ, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ये रहा, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे हम कई बार जमीन पे चल रहे होते हैं ना, हम चलते चलते सोचते रहे हम सीधा चल रहे हैं, फिर जाके हमारे पास ब्रेकर आता है, ठीक है। तो हम ब्रेकर के ऊपर चढ़ के सोचते हैं कि इस टाइम हमारे पैरामीटर्स क्या आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐसे गड्ढा आ जाता है। तो आपने देखा है हमेशा यहाँ पे पैरामीटर क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फोर्स कहाँ कितना लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास सेंटर में फोर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे फोर्स की वैल्यू क्या है, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, थ्री आइडेंटिकल कार ए बी सी आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन थ्री ब्रिज। ये तीन ब्रिज पे मूव कर रही है, ए गोज ऑन ए प्लेन, बी ऑन ए कन्वेक्स एंड सी ऑन ए कनकेव ब्रिज। चलो तो बनाते हैं। ए कैसे गई है, फ्लैट, बी कैसे गई है, कन्वेक्स। अब हम कई बार कन्वेक्स कनकेव में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा,
जब भी हम कनकेव, केव मतलब गुफा, मतलब हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, बस ये एक याद कर लो। तो ये वाला हमारा कौन सा है, कनकेव, ठीक है, थर्ड वाला है हमारा कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स है, और तीसरा है कनकेव। अब अगर हमारा क्या कर रहा है, एक पर्सन है, कार है जो हमारी, वो यहाँ पे है, इसके सेंटर पे है, दैट एफ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द ब्रिक्स, ठीक है, ये इसके सेंटर पे, ये हमारे पास क्या है, ए, दूसरी यहाँ पे ये है बी, तीसरी है ये यहाँ पे सी। तो अगर इस पे हम देखें तो इस पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो किसके इक्वल लगेगा, तीनों का मास क्या है हमारे पास, सेम, आइडेंटिकल कार है, क्योंकि इस पे लगेगा mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, वो होगा fa के इक्वल। फर्स्ट केस तो मुझे लगता है आप लोगों ने इजीली कर दिया होगा। तो दूसरा हमारे पास होता है कि जब भी हम कर्व सरफेस में मूव करते हैं ना, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आपको भी पता है, और ये हमेशा किधर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ। तो इस वाले पॉइंट पे इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा ना, अगर इस पॉइंट पे देखे तो यहाँ, वरना अंदर की तरफ लगेगा, इस पॉइंट पे देखे तो यहाँ पे लगेगा अपवर्ड, यहाँ पे लग रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। और न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो नेट फोर्स होता है ना, वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वजह से जो नेट फोर्स होता है, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास, सॉरी, ये क्या कहते हैं, जो हमारे पास नेट फोर्स होता है ना, वो सेंटर की तरफ लगता है, नेट फोर्स हमारे पास होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, ताकि हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट हो सके। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन क्रिएट करने, हमारे मतलब मेन थिंग ये है कि एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए हम सेंटर पे फोर्स लगाते हैं, ना कि एक्सेलरेशन क्रिएट करके वहां पे सेंटर पे फोर्स लाते हैं। मैं पहले स्टेटमेंट गलत बोल गई हूँ आपको, ठीक है, वो थोड़ा मिस हो गया मुझसे। ओके, ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम ड्रॉ करते हैं। अगर मैं देखूं तो इस पे जो वेट लगेगा वो किधर लगेगा, mg, नीचे लगेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर लगेगी इसकी, इधर। अगर मैं फोर्स और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखूं तो वो हमारे पास आएगी mv स्क्वायर। अगर इसका r रेडियस है, मान लो इसका रेडियस क्या है, r, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r, और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर रहेगा fb। ओके, अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगी, अरे सॉरी, कहाँ लगा दिया मैंने, सेंटर तो इसका ऊपर है, इसको हटाओ, ये सेंटर इसका इधर है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा mv स्क्वेयर बाई r, इसका रेडियस भी क्या है, r। इसका जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये सी पॉइंट पे है, ये यहाँ पे है सी पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारे पास होगा एफ सी। ये ऊपर नीचे फिर दिखेगा नहीं ना, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, एम जी के। इसका समझ आ गया। अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं, हम वर्टिकल कंपोनेंट से देखते हैं। सॉरी, ये एफ, एक मिनट रुकना। बोलते बोलते ना कूलर की हवा मुंह में चली जाती है। तो एफ है किसके इक्वल होगा हमारे पास, एम जी के, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास, अगर आप बता सकते हो बताओ, वरना फिर मैं करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बनेगा, नीचे क्या है, एम जी, ठीक है, ऊपर कौन सा लगा हुआ है, माइनस एफ बी, और एक्सेलरेशन के इसलिए मोशन के लिए जो फोर्स है वो है एम वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो एफ सी माइनस एम जी, एक्सेलरेशन ऊपर है तो एम वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। यहाँ पे से अगर हम एफ बी की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आएगी एम जी माइनस एम वी स्क्वेयर बाई आर। एफ सी की वैल्यू निकालें तो एम जी, ये उधर जाके ऐड होगा, प्लस एम, क्या था यहाँ, वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। यहाँ से हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये हमारे पास एम जी है, यहाँ पे हमने एम जी में से कुछ माइनस किया है, यहाँ हमने एम जी में से कुछ ऐड किया है, तो यहाँ से हमें क्लियरली शो हो रहा है कि एफ सी
सबसे ज्यादा है, फिर एफ ए है और फिर एफ बी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एफ सी मैक्सिमम नहीं है, एफ बी मैक्सिमम नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर अब मैं आपको ये थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहूँ डेली लाइफ से, तो जब हमारे पास जब हम झूले पे बैठते हैं, ठीक है, ठीक है, तो जो रोलर कोस्टर झूला होता है, रोलर कोस्टर, तो जब हम सबसे ऊपर हवा में जाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं, मान लो जैसे झूला ऊपर गया, ऐसे झूला ऐसे गया ऊपर, हम इस हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं और नीचे जाने लगता है, तो ऐसे लगता है कि हम हवा में चले गए, हमारे पेट में गुदगुदी सी होने लगती है ना कि हम हवा में ऊपर उठ गए, हमारा वेट सा कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये शो करता है उस चीज को। ठीक है, और जब हम नीचे जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वजन भी नीचे ही है। ठीक है, हमें एडिशनल फील होता है कि हाँ वजन हो गया है हमारे, तो ये एफसी की वजह से है, और ये हमारा एमजी नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो जब हम एब्सोल्यूट लोवेस्ट पॉइंट पे होते हैं तो हमें प्रेशर फील होता है, इसकी वजह से हम हैवी फील करते हैं कि जैसे कि हम सीट के अंदर ही घुस गए हैं। और जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं तो वहां पे हमारे पास जो फोर्स लगता है ना, वो क्या लगता है, कम लगता है, और हम ऐसा लाइटर फील करते हैं कि जैसे हम हवा में उड़ गए हैं। ठीक है, वैसे देखो एस्टेट ने कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं दे रखे, हर जगह जहाँ पे आपका कंसेप्ट यूज होगा ना वही क्वेश्चन है। कहते हैं एस्टेट बहुत हार्ड माना जाता है सारे टाइप वगैरह में, हाँ ये क्वेश्चन देते हैं उस लेवल के। ठीक है, नीट जेई से कंपैरिजन करके भी ये लोग क्वेश्चन दे देते हैं, पर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पूछते हैं। ठीक है, चलो अब हम करते हैं 2024 में जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉल है 100 ग्राम की, तो बॉल का मास कितना है 100 ग्राम, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है जहां से ये फॉल हो रही है, ये है 5 मीटर, एंड rebounds टू ए हाइट ऑफ 1.25 मीटर, और ये रिबाउंड कितनी हाइट तक करी है 1.25 मीटर तक। If the time during which they are in contact is 0.1 सेकेंड, तो ये कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में थे 0.1 सेकेंड के लिए। द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इज, बॉल और ग्राउंड के बीच में एवरेज फोर्स बताना है। चलो मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाती हूँ, मैंने इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया, तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो बताओ क्या थी, जल्दी से बताओ। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में बहुत बार आपको ये कंसेप्ट करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे यू क्या थी 0, यहाँ से हमें v मिला, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर हम 2as करते हैं तो a की वैल्यू 9.8 है, s के हमारे पास जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, ये हमारे पास 0 है, v इक्वल टू अंडर रूट 2as करेंगे तो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी आ जाती है। इतना आ गया समझ में। उसके बाद ये रिबाउंड करती है, तो यहाँ की और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो यही की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे v की वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जो आई थी अंडर रूट 2g5 इंटू 5 करके जो आएगी वो थी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ जाके रुकेगी तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी सेम यही इक्वेशन लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास u0 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला v0 है, तो हम इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे और इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, इतना आ जाएगा समझ में। फिर जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है हम निकाल लेंगे अपनी। ठीक है, आ रहा है आपको समझ, आ रहा है तो बताओ मुझे ये वाली वैल्यू। ठीक है, निकालते हैं आप, तो चलो करो सोल्व। तो अगर मेरी बॉल है ये यहाँ से ड्रॉप की है, फर्स्ट केस अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बॉल ड्रॉप की है रेस्ट से, तो u कितना हो गया 0। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, h1 ले लूं मैं पहले हाइट को, इसको h1 ले लेती हूँ, तो ये h1 है, ये 0 है, तो मैं सिंपली यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2gh1। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 2gh1, 5 दूनी 10 10 10 अंडर रूट एंड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वाले मोशन के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी किधर आ रही है, नीचे, नीचे की तरफ आ रही है ना, तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, इसको हम v1 मान लेते हैं, तो v1 हमारे पास क्या आ गई है नेगेटिव। ठीक है,
तो अब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि वहां पे यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो एक वेलोसिटी 0 है, सिंपली वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी इंटू 2g/s2। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 10 इंटू 1.25। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो 10 से 10 हो जाएगा, 125 दूनी क्या होता है, ये 100 आएगा यहाँ से, ये इससे गया, ये 2 5 10, हाँ तो ये आ गया 5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। इतना आ गया आपको समझ में। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। क्यों हम चेंज इन मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू dt होता है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं जो हमें गिवन है, तो हमें फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मास क्या था हमारे पास, 100 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आया आपको समझ, बोलो क्या ये मैंने आपको सही लिखा है, सोचो। ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन है नेगेटिव और v2 की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो ये आएगा, ठीक है, v2 की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस में जाएगा, माइनस v1 की क्या है, नेगेटिव, तो इसके साथ आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो 100 इंटू 15, तो ये हमारे पास क्या